और जब आपको पता चलता है कि वो इतने बड़े बड़े अफसर हैं तो आप फिर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। फिर इंसान सोचता है कि यार हर बात के मेरे ऊपर आके ही कंप्रोमाइज़ क्यों होता है, मेरे लिए ही क्यों सोचा जाता है कि चलो तू तो माँ है, कोई गल नहीं, तेरे बच्चा ने पाया तो तू ही पाया। ये सबसे तकलीफ दे मरला होता है। यकीन करें, ये सबसे बड़ा झूठ होता है जो माएँ कहती है ना मेरा मुंडा बड़ा चंगा या फलाना। यकीन करें आज के दौर की हर माँ अंदर से दुखी होती है, तकलीफ़ होती है, नेचुरल बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा होती है कि हमने अपने माँ बाप की बहुत की है, जो सीधी सी बात है, जो हमने अपने माँ बाप की कदर भी की है। और जब ज़िंदगी की जंग बिल्कुल जिसे कह लें कि मैंने घर से भी मेरा फोकस टूट गया, मैं काम नहीं कर सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वज़न पता नहीं मेरा 32-33 किलो कम हो गया और बहुत सारे इश्यूज़ मेरे साथ चलने लग गए। फिर मेरे पास पता नहीं, फिर वाकई कहते हैं ना कि जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है ना फिर एक रोशनी निकलती है। मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली लाइफ में। मैंने कभी किसी को, जिन लोगों ने दुख दिया, दिल करता था उनसे जाके बात करूं कि तुमने मुझे क्यों दुख दिया। दिल करता था, मेरा माइंड कहता था कि यार मैं इनसे बात करूं कि आखिर तुम्हें क्या मिला मुझे इतनी तकलीफ़ दे के। तुम दुनिया से नहीं जाना कि तुम्हें ये एहसास नहीं है कि यार कितने चले गए तुम्हारे सामने, कोई कुछ भी नहीं लेके गया, सिर्फ वही गया जो आपके अमाल हैं, जो आपकी ज़ुबान है से निकले अल्फाज हैं, जो आपने अपने हाथों से दिया है दुनिया में। तो फिर किस चीज़ पे मान होता है। बहरहाल माफ़ करने की हिम्मत मैंने पूरी की है, दिल से माफ़ किया हुआ है। रोना आ जाना एक अलहदा बात है, लेकिन जिसने भी मुझे दुख दिया मैं वर्बली कहती हूँ कि मैंने उसको दिल से माफ़ किया। मेरी ज़िंदगी का कीमा करके ख़राब की गई, लेकिन मैंने बहुत कुछ सोच के माफ़ कर दिया। लेकिन वो एक रोना जो होता है ना, मैं अपने रब से हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेरे अंदर की तकलीफ़ है, लेकिन मैंने दिल से माफ़ कर दिया सबको। फिर जब मैंने ज़िंदगी को थोड़ा सा पकड़ना चाहा, वो समझ नहीं आ रही थी, जॉब करनी भी मुश्किल लग रही थी, जॉब वाला सिस्टम ख़त्म मेरे अंदर हो गया था, मैं कैसे जॉब करूँ, ये वो मतलब सारी चीज़ें मेरे सामने एक मशीन की तरह घूम रही थी कि क्या किया जाए। बहरहाल डॉक्टर की मेडिसिन भी शुरू हो गई और साथ साथ बहुत सारे काम और शुरू हो गए। मतलब ज़िंदगी में मैं फ़ोकस करने लगी, कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर करने लग गई। जो लोग ज़िंदगी में फ़ेक थे उनको मैंने ज़िंदगी से बिल्कुल माइनस कर दिया और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। उसके बाद मैंने मेडिसिन खाने के बाद जब मैंने आपसे बात की कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, मेरे में से बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो जंप नहीं कर सकती, जो मतलब जो जंप नहीं कर सकती या स्टेपल पे रनिंग नहीं कर सकती, कुछ भी मतलब कूदने वाला काम नहीं हम कर सकते, क्योंकि हमें आपको पता है सी सेक्शन होता है, कमर में बहुत दर्द होता है। मुझे डॉक्टर ने फिज़ियोथेरेपी बोला था। मैं यहाँ के जो जिम था अच्छे वाला, तो मैं उनके पास गई, सारी बात मैंने की, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी दी, उन्होंने मेरे से बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे मेन कंसेप्ट योगा का बताए। और क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ एक्सीलेटर अगर बंद हो, लिफ्ट है नहीं है, एक्सीलेटर बंद हो, मुझे वापस आना पड़ता है। और ये मुल्क बिजली के बगैर चल रहा है, तो वो जब बिजली के बगैर जनाब चल रहा है तो वो पिछले दम भी देखे ना, वो एकदम शट डाउन हो गया सारा कुछ, तो फिर मुझे उतनी दूर से वापस आना पड़ता है। बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैंने, और जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की वो ये थी कि हम लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, महंगे से महंगा कॉस्मेटिक पड़ा, यकीन करें जाए ना 2800 की, 3200 की, 6000 की क्रीम है। और इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो बस कॉस्मेटिक्स हैं, अंदर खुराक का कोई निज़ाम नहीं है, दिमाग का कोई निज़ाम नहीं, सही करना तेरा मुंह चिट्टा कर लेना बस, की ज़िंदगी नहीं है। फिर मैंने मुझे पता था, इतनी अवेयरनेस थी कि योगा से मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगी, तो योगा मैंने किया हुआ था पहले भी। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैं थोड़ा सा साथ साथ बस हिम्मत करनी पड़ी, बहुत मुश्किल से हिम्मत की। बहुत देखिए मैं बेड पे बैठी हुई हूँ, अब मैं उधर नहीं जा सकती, जिम जाऊंगी तो प्रॉपर वेयर करना पड़ेगा, अभी भी वेयर करना पड़ रहा है आपके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए थोड़ा करती हूँ शेयर, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो खड़े होकर करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं अभी जो मेन 3-4 एक्सरसाइजेज हैं ना,
जो औरतों को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल एक बात की थी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जितना भी ज़्यादा स्ट्रेस हो, उसको सबसे पहले आपने ये दिमाग में रखना है कि आपने नाक में से सांस को लेना है और नाक में से ही निकालना है। तो इससे ही आप बड़े एनर्जेटिक हो जाते हो कि आपका माइंड फ्रेश होगा। आपने आपने अपने माइंड को फ्रेश एयर देनी है। उसके बाद आपने जब तक इन चीज़ों को, ये रिंकल्स ठीक क्रीमों से नहीं हो सकते जब तक हम इनके अंदर कोलेजन है जो इनको उसको एक्टिव नहीं करेंगे। यार आजकल 30+ के बाद डॉक्टर कहते हैं बस ख़त्म यहाँ तक, उसके बाद दवाइयाँ लेनी शुरू कर दो। हमारे दौर में 50 साल तक चले जाते थे, अब तो 30 के बाद ही कह देते हैं जी ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल ज़िंदगी की ये जो जंग होती है ये इंसान को लड़नी पड़ती है। कल मैंने आपको योगा का एक स्टेप बताया था, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैंने आपको स्ट्रेस की बात की थी कि स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कम करने की सबसे मैंने पहले आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हम हमेशा यूं बैठते हैं, यूं बैठ जाते हैं, यूं बैठना है आपने। और उसके बाद आपने जहाँ तक हो सकता है आपने सांस को बस अंदर खींचना है और मुंह बंद रखना है और सांस को नाक से जहाँ तक कर सकते इसकी प्रैक्टिस करें। चलें, ये 3 दफ़ा ये करना होता है हर एक को, और काउंट डाउन 5 दफ़ा कर लिया करें। उसके बाद मैंने आपको दूसरी मैंने आपसे शेयर की थी, इससे आपके दिमाग के अंदर फ्रेश एयर जाएगी तो आपका माइंड एक्टिव होगा। एक्टिव माइंड का मतलब ये होता है कि आप कुछ अपने लिए कर सकोगे। नहाना धोना, मैं तो ये भी बड़ा समझती हूँ, बड़ी अहम चीज़ें हैं ये भी करने से। तो उसके बाद मैंने आपसे दूसरी बात की थी, एंटी एजिंग जो एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा जो मुफीद है वो ये है कि आपने जहाँ तक हो सकता है अपने फेस को, ये जो यहाँ से चर्बी को, यहाँ से मसल्स को आपने मुंह को ऊपर ले जाके, जो मैं आजकल करी, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं बना ली मैंने। अच्छा जी, ये हमने करना है, ये भी जो है पार्ट 5 दफ़ा। उसके बाद आपने अपने फेस को यहाँ से वहाँ देखना है और एक हाथ आपने ऐसे रखना है, एक पीछे की प्रैक्टिस करनी है, पीछे वाला हाथ नहीं जाता जल्दी। आपने ऐसे करने से आपके ये सारे मसल्स खींचेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने इस तरफ भी जाना है, आपके ये सारे मसल अब, लेकिन ये पोस्चर इतनी आसानी से सीधा नहीं होगा, मुझे पता है ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपने अपने आप को इंजर्ड नहीं करना, जहाँ तक आप कंफर्टेबल होंगे वो करना है, ठीक है। इसको भी 5 दफ़ा करना है। और उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने अपनी आँखें और ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है और दिल में 5 दफ़ा करके सांस को रोकना है। ऐसे मुंह बनाना है, आंखें भी यूँ बनानी है और सांस रोकना है। इतना ज़्यादा आँखों को ऐसे ज़्यादा करने की वजह से आपकी ये जो रिंकल्स हैं जो सब औरतों को पड़ते हैं यहाँ पर ये सब आपके यकीन करें फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे। मैंने को उतार दूँ तो मुझे मैं खुद को नज़र नहीं आती। तो ये सारी जो मैंने अभी एक्सरसाइज की उसमें यूँ करना है आँखों को और मुंह को आपने बॉल की तरह ये 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 और ये सारे पट्टे, ओके, यहाँ तक आप करें। और इसकी प्रैक्टिस आई थिंक सो 2 हफ्ते तक करें, ताकि आपकी बॉडी, आपको भी पता है जो औरतें करती होंगी ये जिम वगैरह, मैं तो करती रही हूँ कि उसके बाद फिर मैं पत्ते पत्ते पैना डाल के खाती थी। लेकिन आपने ज़िंदगी में याद रखें, हम जिस स्टेज में हैं, हमने बच्चे भी पैदा किए हैं, मैं इतना ज़ोर से आजमाई करने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ। जितनी मैं कर रही हूँ इतनी ही आप करके देख लें। मैं आपको नेक्स्ट जब करूँगी तो फिर आप नेक्स्ट पे चले जाइएगा। ये 3 एक्सरसाइज हैं। और चौथा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपका ब्रीथ पे कंट्रोल है, तो ज़बरदस्त है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको
कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ तक मैं ठीक जा रही हूँ, कहाँ तक मैं गलत हूँ। अच्छी चीज़ लगे तो अपने प्यारों में शेयर भी किया करें। और खुदा हाफिज़, दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका जनाब। अल्लाह ताला सबके ज़िंदगी में बहुत सारी सानियाँ पैदा करे, खुशियाँ लेके आए। और जो मैंने कल वो योगा की आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाई थी, कोशिश की थी कि मैं आपको बता सकूं, तो अच्छे कमेंट्स थे आपके, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे हमारे पास ना नेगेटिविटी कम नहीं है जनाब। जितनी मर्ज़ी ले लें, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब आप, तो डॉक्टर कहता होता है, पता नहीं आपका वास्ता पड़ा कि नहीं, तो डॉक्टर कहता है, जब मेरा थोड़ा सा ट्रामे में से गुजरी, जिसमें से ड्रामे से तो मैं 22 साल से गुजर रही हूँ, लेकिन एक अम्मी के जाने से, अब्बू के जाने से मैं नहीं संभल पाई। तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि लेकिन मैं उसके पास गई थी, न्यूरो सर्जन के पास मैं चली गई थी। और मुझे लगता था, लेकिन न्यूरो सर्जन का आप उनको भी दिखाएं, ये वो मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने कहा। मुझे वो सब कुछ ऐसे ही था जैसे मुझे जोक लग रहा था। मैं हर चीज़ नॉर्मल लिख रही थी। वो कहते थे जी डायरी लिखे, मैं लिख थे, जो कुछ होता था रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, वो लिख देते। और जब वो एक बात करते थे, मैं उसके मुकाबले में 100 बातों की दलील दे देती थी। आई मीन के किसी डॉक्टर ने भी ये एग्री नहीं किया कि इनको एग्जाइटी है। ना ही एग्जाइटी है, ना ही डिप्रेशन है, ना ही इनको कोई मसला है। इनका मसला सिर्फ और सिर्फ, डॉक्टर भी आखिर डॉक्टर होते हैं, ऐसे तो मुझे नाम नहीं बैठे होते हैं ना, वो भी उन्होंने कहा कि इनकी सराउंडिंग ठीक नहीं है, जो मुझे नहीं बताया गया वैसे। मुझे किसी से पता चला कि डॉक्टर ने बोला था कि जब तक आप इनकी सराउंडिंग नहीं बदलेंगे वो चेंज नहीं हो सकता। वो मुझे क्यों नहीं बताया गया, उसकी वजह ये थी कि देखें ससुराल को कैसे बदला जा सकता है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं उनको कैसे मैं बदल सकती हूँ। किसी चीज़ को भी हम नहीं बदल सकते, सिर्फ अल्लाह के आगे रो के उनके दिलों को नरम करने की गुजारिश कर सकते हैं अल्लाह ताला से। लेकिन सराउंडिंग हम बदल नहीं सकते। सराउंडिंग या तो ऐसी हो ना कि बंदा के बस। पर्सनली मैंने हमेशा आपको पहले भी कहा कि मैं ऐसे घर से बिलोंग ही नहीं करती कि इतनी हो आज़ादी वगैरह इस टाइप की लिबरल लाइफ ने हमारे घरों में नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी मैंने फील की, मैंने आपको ये बातें नहीं बताई। फिर मुझे लगा कि यार ये तो मैंने शेयर ही नहीं किया। अच्छे अम्मी के जाने के बाद, अब्बू के जाने के बाद ये जो कैफियत होती है ना बच्चे औरत की, वो बड़ी टफ होती है कि मेरा मेका ख़त्म हो गया। अगर माँ और बाप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो फिर तो यकीन करें कि सब्र नहीं आता। रोना मैं बिल्कुल नहीं, 3 बजे दी मैं रो रही, मुझे नहीं पता क्यों रोना आ रहा। आजकल अब्बू बहुत याद आते हैं। देखें, अगर कभी बेटी की जगह पर अगर आप बेटी वाले हो, ये बेटी वाली है ना, तो मुझे भी वहीं उसी जगह पे खड़े होकर देखो और अपने आप को भी खड़ा होकर देखें कि अगर आपकी बेटी के लिए साथ बहुत सारे क्राइसिस जुड़े हों और वो बेटी आपकी ही उंगली पकड़ के चलना सीखती हो, हर बात पे वो अपने माँ बाप से दुआओं की दरख्वास्त करती हो। गिले शिकवे नहीं मैंने कभी भी किए अपने माँ बाप से, सिर्फ यही कहती थी अम्मी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करना। अम्मी के जुमले बहुत खूबसूरत थे, अब्बू के जुमले, अब्बू जब कहते थे ना पुत्र मैं है ना, फिक्र ना कर। देखिए इतना बड़ा लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी से चला गया। ज़िंदगी के फ़ैसले जब सारी ज़िंदगी लोगों ने किए होते हैं ना, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। वही लोग ज़िंदगी में जब तकलीफ़ में गायब हो जाते हैं ना, बंदा कहता है कि फिर मेरे जैसे सीख लो कि भाई ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। मैंने मेडिसिन नहीं खा सकती थी, कोई भी मेडिसिन खाई मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी मेरे अंदर इरिटेशन पैदा हो जाती थी। और मतलब मुझे सूट नहीं की। नींद की गोली थोड़ी बहुत शुरू की स्टार्ट में, लेकिन बट वो भी मुझे सूट नहीं करती थी। लेकिन मेरी सराउंडिंग चेंज होने के साथ साथ मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैंने ज़िंदगी को संभालना कैसे है, क्योंकि हर बच्चा माशाल्लाह से यंग है और मैं सिंगल मदर हूँ। मैं किस तरह से सारा कुछ मैनेज कर सकती हूँ। अभी भी ये कभी कभी गुस्सा आता है। बड़ी बहन से तो खैर बहुत लड़ाई होती है मेरी, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बेचारी सुन लेती है। बाद में उसकी बेटी मुझे बताती है कि मम्मा ने पैराडाल खाई थी और बहुत परेशान रहती हैं, रोने लग जाती हैं।
कि कसूर मेरा है, ऐसे है, वो है, मतलब ये जनरल बातें जो घरों में होती हैं। अच्छा जनाब, हम बात टॉपिक पे आते हैं, बात इधर से उधर निकल जाती है। अच्छा, ज़िंदगी में जब मैंने अच्छे तरीके से मतलब अपना कीमा कर लिया ना, दिमाग का, अपनी सेहत का, हर चीज़ को मैं पीक पे ले गई। मेरी सेहत ठीक वाले माइनस पे भी नहीं रह गई थी। अभी भी हिम्मत की, मुझे नहीं पता था, मैं रब से बहुत ज़्यादा मेरा कोशिश करती थी। पता नहीं नमाज में क्यों मैं कोताही करने लग गई थी, सिर्फ गोडों गिट्टों की वजह से मैं ज़्यादा करती थी, वज़ू की वजह से मैं ज़्यादा करती थी। और सबसे ज़्यादा एक चीज़, मेरी इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा, मुझे कमेंट्स में कीजिएगा बात, कि देखिए अगर आपके पास, आपको पता होता है ना कि आपके हस्बैंड या आपके बच्चे या आपके ससुराल वो आप पे डिपेंड करते हैं, आपका जेठ, आपकी जेठानी, दादो दादा अम्बू, मतलब एवरीथिंग पर्सन जो हैं वो बहुत बड़े बड़े अफसर हैं और उनके